स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्या सिंधी एकेडमी में। आज की क्लास रहेगी छायावाद पर। छायावाद में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे। इसके पहले छायावाद पर एक क्लास हो चुकी है और ये दूसरी क्लास है, और क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जितने भी प्रश्न नए पैटर्न पर आधारित है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जयशंकर प्रसाद ने। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न संख्या 2, छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है। यह कथन किसका है? छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा। विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, अंचल या बच्चन जी। उत्तर छायावादी कवि नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही है। राम कुमार वर्मा द्वितीय वर्ग के कवियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। इनकी देखिए कौन कौन सी रचनाएं हैं। इनकी रूप राशि, निशीथ, चित्रलेखा, आकाशगंगा आदि क्या है इनके काव्य संग्रह। जितनी भी रचनाएं सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूप राशि, निशीथ, चित्रलेखा, आकाशगंगा इनकी काव्य संग्रह है और ये छायावादी पद्धति की रचनाएं संकलित है। संग्रह में क्या है? संकलित है। कौन सी है? रूप राशि किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा की। निशीथ, चित्रलेखा, आकाशगंगा रामकुमार वर्मा की रचना है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय संस्कृत काव्यधारा की नहीं है। क्या है? राष्ट्रीय संस्कृत काव्यधारा की नहीं है। हम विस्पाई जन्म के, सूत की माला, विसर्जन, प्रभात फेरी। राष्ट्रीय संस्कृत काव्यधारा की नहीं है। हम विस्पाई जन्म के, ये सूत की माला किसकी रचना है? तो ये बच्चन जी की है। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा जी की है। विसर्जन उदय शंकर भट्ट की। इसमें क्या पूछा है? संस्कृत काव्यधारा की नहीं है तो प्रभात फेरी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अब देखते हैं संस्कृत काव्यधारा के कवि कौन कौन है। प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से संस्कृत काव्यधारा की कवि नहीं है। तो ऐसा आप लोग याद रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण है, शरणगुप्त, बालकृष्ण भट्ट शर्मा, नवीन माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरणगुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ मिश्र प्रभाती या फिर प्रभात, उदय शंकर भट्ट, हरिवंश राय बच्चन, श्याम नारायण पांडे। क्या है कि जितने भी कवि हैं सब राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? लोकायतन, शिल्पी, चिदंबरा, गुंजन। पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? तो कौन सा है? लोकायतन। इस पे कौन सा पुरस्कार इनको मिला था? ऑप्शन नंबर आपका सही। इस पे पुरस्कार कौन मिला था?
सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? सोवियत लैंड पुरस्कार। कब मिला था? 1964 ईस्वी में मिला था। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंदुलारी वाजपेयी। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रश्न संख्या 7, लोकायतन किस विधा की कृति है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या नीति काव्य? लोकायतन किस विधा की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष 1964 में है। किस विधा की है? तो ये प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 8, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रा नंदन पंत। उनको कहा जाता है कि ये प्रकृति के चितेरे थे। तो ये कथन पढ़ के अनुमान लग जा रहा है कि ये सुमित्रा नंदन पंत का ही है कि प्रकृति निरीक्षण से ही मिला है कविता करने की प्रेरणा। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी का है। प्रश्न संख्या 9, पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन, चिदंबरा, गीत, हंस, ग्राम्य। किस रचना पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदंबरा रचना पर। ऑप्शन नंबर बी। ये गीत हंस की बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप लोग, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गीत हंस किसकी रचना है? तो पंत जी की। प्रश्न संख्या 10, कमायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? कमायनी एक पुनर्विचार कृति या रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1960, 1961, 1955 या 1962? कमायनी एक पुनर्विचार, इसका रचना काल या प्रकाशन वर्ष है 1961। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। कमायनी एक पुनर्विचार मुक्ति बोध की समीक्षा कृति है। किसकी है? कैसी रचना है? समीक्षा कृति है। ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। इनकी और भी रचनाएं हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष, अन्य निबंध 1964 में है। नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भी मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1971। नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। कहानी संग्रह काट का सपना, महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि काट का सपना किस विधा की रचना है? तो कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की। एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की। काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा किसका है? ये तो भी मुक्तिबोध की रचना है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। छायावाद का किसने विरोध किया? सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता कहकर तो महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना झरना का
पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? महत्वपूर्ण रचना है, इसको मोस्ट लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की रचना झरना का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1918, 1927, 1934 या इनमें से कोई नहीं। तो इनका पहला संस्करण कब आया था? ऑप्शन नंबर ए 1918। 1927 में इनका तो द्वितीय संस्करण आया था, इसमें तृतीय 1934 में तृतीय संस्करण आया था। तो ये आप तीनों अच्छे से याद कर लीजिए। इनका प्रथम संस्करण 1918 में, द्वितीय संस्करण 1927 में, तृतीय संस्करण 1934 में झरना का आया था। 18, 27 और 34 इनके झरना के 3 संस्करण आए थे। कब आए थे? पहला कब आया? 1918। दूसरा संस्करण कब आया? 1927। तीसरा कब आया? 1934 में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक, आंसू, झरना, कानन कुसुम। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? इस रचना को तो ऑप्शन नंबर ए प्रेम पथिक को। पहले ये ब्रजभाषा में प्रकाशित हुआ, फिर उसके बाद ये खड़ी बोली में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 14। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाएं भी देख लेते हैं। इनको क्रम से याद करना जरूरी है, क्रम में पूछा जा सकता है। उर्वशी 1919 में है, वन मिलन 1909 में है, प्रेम राज्य 1909 में है, अयोध्या का उद्धार 1910 में है, बब्रुवाहन 1911 की रचना है, कानन कुसुम 1913 में है, करुणालय 1913 में है, महाराणा का महत्व 1914 में है, झरना 1918 में है, आंसू 1925 में है, लहर 1933 में है और कमायनी 1936 में है। कमायनी में सर्ग कितने हैं तो सबको पता है, 15 सर्ग हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं थी? 24, 22, 25 या 40? झरना में कितनी कविताएं संकलित थी? तो ऑप्शन नंबर ए 24 कविताएं संकलित थी। प्रश्न संख्या 15। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा था? राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह ने। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदय के मधुर मिलन, कितने हृदय के मधुर मिलन, क्रंदन करते बन विरोह कोप। किसकी पंक्ति है? निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, दिनकर। कितने हृदय के मधुर मिलन, कितने हृदय के मधुर मिलन, क्रंदन करते बन विरोह कोका। इसकी है तो जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। कमायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? इंद्रनाथ मदान, शांति प्रिय द्विवेदी, मुक्तिबोध, डॉक्टर नगेंद्र। कमायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? तो शांति प्रिय द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। प्रश्न संख्या 18।
कमायनी का नया सर्ग कौन सा है? नवा सर्ग। कमायनी का नवा सर्ग कौन सा है? कर्म, स्वप्न, ईड़ा, इनमें से कोई नहीं। नवा सर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ईड़ा। कमायनी के 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग में जितने भी सर्ग है सबका नाम याद होना चाहिए, क्योंकि सर्गों के नाम भी पूछा जा सकता है कि 12वां सर्ग कौन सा है या 5वां सर्ग कौन सा है। तो जितने भी सर्ग है सबका नाम अच्छे से आप लोग याद करके रखिएगा। कमायनी को किसने मानवता का रसात्मक इतिहास कहा? कमायनी को किसने मानवता का रसात्मक इतिहास कहा? नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शुक्ल। कमायनी को किसने मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, नंद दुलारी वाजपेयी। आज का ये लास्ट प्रश्न रहेगा, देख लेते हैं। कमायनी में 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं कमायनी में? तो 15 सर्ग हैं। कौन कौन से हैं नाम देखते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, ऐसे याद करिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ऐसे याद करिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, फिर कर्म, इसे ईर्ष्या हो गया, इसे ईड़ा, ऐसे याद होगा। कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, ये हो गया। दर्शन, रहस्य और आनंद। प्रश्न संख्या 20। महाकाव्य कमायनी में निहित दर्शन है। अरविंद दर्शन, प्रतिभिज्ञा दर्शन, चार्वाक दर्शन, वेदांत दर्शन। कमायनी में निहित दर्शन कौन सा है? तो प्रतिभिज्ञा दर्शन। अरविंद दर्शन किसमें है? तो पंतजलि में। तो आज के लिए इतना ही। मेरी क्लास आप लोग को कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।